Hello everyone and welcome back to our polity specific sessions. तो आज I hope I'm audible to you people. Yeah. So आज जो है हम हमारा जो यूनियन और स्टेट रिलेशंस का जो टॉपिक है जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं. I mean we have covered it on Saturday. तो आज हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं आर पार्ट 2 ऑफ द यूनियन और स्टेट रिलेशंस. लास्ट जो सेशन था हमारा उसके अंदर हमने लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस करे थे, राइट? द लेजिस्लेटिव रिलेशंस, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन योर यूनियन एंड स्टेट. ठीक है, 3 लिस्ट है हमारी मेजरली 7th शेड्यूल के अंदर. लिस्ट कौन सी है? सबसे पहले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है? वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कौन लॉ बना सकता है? ओनली द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन द सेकेंड लिस्ट जो कि आपकी स्टेट लिस्ट, उसके अंदर कौन लॉज बना सकता है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर? द स्टेट गवर्नमेंट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. एंड द थर्ड वन इज योर कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यूनियन और स्टेट दोनों क्या है? लॉज बना सकता है. और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इन लॉज के बीच में तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा. ठीक है, इतनी बात हमने कल समझी थी. अब उसके अलावा जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो तीनों लिस्ट में ही नहीं आ रहे, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? द पार्लियामेंट विल बी मेकिंग ऑन लॉज, द लॉज ऑन दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो कल हमने जो है मेजरली लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस करी थी, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स डिस्कस करा था, डिवीजन ऑफ पावर. आज हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस देखने वाले हैं. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर सबसे पहला होता है कंप्लायंस एंड नॉन इंटरफेरेंस. मतलब जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर मस्ट कंप्लाई विद द लॉज व्हिच आर मेड बाय द यूनियन और द सेंटर. ठीक है, सेंटर जो लॉज बनाती है, द पार्लियामेंट्री लॉज व्हिच आर मेड बाय द सेंटर, they must what? They must comply with these particular laws. वो उन्हें इन लॉज को मानना है. ठीक है, एज पर व्हाट? एज पर आर्टिकल 256. and they must not impede the center's executive power. सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इम्पीड नहीं कर सकती है जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव मशीनरी है. वो उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन. ठीक है, एज पर योर आर्टिकल 256 एंड 257. अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो इस पावर को ओवरराइड करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? तो फिर जो है स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो क्या हो सकती है? खराब हो सकती है. और उसके बेसिस के ऊपर वहां पर क्या लग सकता है? प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक बात. नाउ सेकेंड इज सेंटर्स डायरेक्शंस टू द स्टेट. The union can direct the states, yes, regarding what? Regarding the protection of railways and maintenance of communications of national or military importance. ठीक है, मतलब सेंटर जो है वो स्टेट को क्या दे सकता है? गाइडलाइंस दे सकता है, स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है इन दो पर्टिकुलर चीजों के लिए. फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज. रेलवेज क्या है? एक तरीके का इट हैज अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट? सो यहाँ पर जो है ये चीज हो सकती है. Right now, third one is what? Your coercive sanction as per Article 365. Now, if a state fails to comply with central direction, the president can deem it failure of constitutional machinery and impose president's rule. अभी बताया मैंने आप लोगों को कि अगर सेंट्रल ने जो डायरेक्शंस दी हैं उनको फॉलो करने में या फिर उनको उनसे कंप्लाई करने में अगर स्टेट फेल होती है तो वो क्या समझा जाएगा? It will be considered as a failure of the constitutional machinery of that particular state and the president's rule can be applicable to that particular state. ठीक है, now next is what? Mutual delegation. अब mutual delegation क्या होता है? या तो president, ठीक है, या तो president किसको? स्टेट्स को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है यूनियन के फंक्शंस. किसको? Either president can entrust union functions to a state. किसके कंसेंट से? विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स. मतलब यूनियन के जो कुछ फंक्शंस हैं वो डेलीगेट करके जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट्स को दे सकता है कि भाई यूनियन ये काम करती है, ये लॉज बनाती है, अब हम चाहते हैं कि आप खुद अपनी स्टेट के लिए ये लॉ बना लो. ठीक है, बट उसके अंदर स्टेट का कंसेंट क्या है? जरूरी है. ठीक है,
for this particular delegation of work, the consent of the state is important. And similarly, the governor can also entrust state functions to the union with union's consent. यूनियन के कंसेंट के साथ में जो स्टेट के फंक्शंस है, गवर्नर बोल सकता है कि ये जो स्टेट है इसमें कुछ दिक्कत है या कुछ भी है, फॉर एनी एक्सवाइजी रीजंस, ही कैन आस्क द यूनियन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट, बट विथ यूनियंस कंसेंट. समझ में आई इतनी सी बात? सो दीज आर व्हाट, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ऑफ योर होम बिटवीन योर यूनियन एंड द स्टेट्स. ठीक, आगे चलते हैं हम. Moving on, we come towards our All India Services and Institutional Cooperation. आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर भी राजस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके अंदर भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, राइट, एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग भी हैं, राइट. सो IAS, IPS, IFS, IRS ये लोग भी हैं, एंड RAS, RPS ये लोग भी हैं, राइट. सो हमारा जो क्या है, एक ऑल इंडिया सर्विसेज भी है और हर स्टेट के स्पेसिफिक स्टेट सर्विसेज भी हैं, राइट. सो ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे, आर्टिकल 312 के तहत ही क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, एंड इट इज व्हाट, इट इज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए क्या होते हैं, ये कॉमन होते हैं. दे आर, व्हाई, बिकॉज इन अल्टीमेटली हमारा इंडिया क्या है, एक यूनियन ही तो है, राइट. तो हमें इंटीग्रेटेडली ही काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो दे आर कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स. ठीक है, अब इससे क्या होता है, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन. सो दीज सर्विसेज एंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स फर्स्टली, uniformity in administration secondly, and facilitate liaison and joint action between both levels of the government. एक तरीके का जॉइंट एक्शन, एक तरीके की हार्मनी बनाता है ये बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, और एक तरीके से क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी बनाता है. ठीक है, इट मेक्स अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को. देन क्रिएशन ऑफ न्यू सर्विसेज, a resolution for the creation of new all India services can only recommended by Rajya Sabha. हमने देखा था, yes or no, कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन जो ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने का होता है वो स्पेशल पावर किसके पास है, सिर्फ राज्यसभा के पास है. क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट. सो ये पावर किसके पास है, ओनली विद द राज्यसभा. ठीक, नाउ पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेसिडेंट जो है ही अपॉइंट्स द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन at the request of the states involved. ठीक है, there is also provision of joint state public service commission that has, मतलब एक से ज्यादा स्टेट का सेम पब्लिक सर्विस कमीशन. कौन अपॉइंट करता है उसके चेयरमैन को, इट इज अपॉइंटेड बाय द president. So this is the administrative relations which we have between the center and the states. These are the administrative relations, administrative devolution of powers, division of powers. Now we come to the financial relations and allocation of taxing powers. This is a very important topic. ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंसेस के ऊपर ही हमारी पूरा चीजें चलती हैं, राइट. द फाइनेंशियल एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. सो अब यहाँ पर किस तरीके से डिवीजन है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये हम लोग जानने वाले हैं अब. तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन के ऊपर. सबसे पहले टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन पे आ जाते हैं. तो पार्लियामेंट जो है वो टैक्सेस यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स. ठीक है, वाइल स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स. तो यूनियन जो लेजिस्लेचर है वो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है, वेयर स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कौन टैक्स लगा सकता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक, यूनियन लिस्ट में कितने हैं आपके, 13 स्टेट्स हैं, और स्टेट लिस्ट के अंदर कितने हैं आपके 18 आइटम्स हैं, और यहाँ पर 13 आइटम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं यूनियन और स्टेट्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स से, टैक्स के ऊपर, जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसमें ऐड किया गया था, आपके आर्टिकल 246 ए के अंदर ऐड किया गया था. 2016 के अंदर जीएसटी लाया गया इंडिया के अंदर, यस और नो.
जीएसटी टैक्स लेकर आया गया ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट, जिसने मोस्ट ऑफ द जो टैक्सेस थे उनको सबको अमेलगमेट करके और एक पर्टिकुलर टैक्स में दे दिया आपका जीएसटी, जो स्टेट का भी जीएसटी होता है और सेंटर का भी जीएसटी होता है, राइट, स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है, राइट. So it granted a concurrent power to both parliament and state legislatures to make laws regarding your GST. ठीक है, तो GST से related laws both center and the state can make as per the allocated subject to the center and the state. ठीक, now interstate GST article 269A क्या कहता है, that the center levies and collects GST on interstate trade. The proceeds are then divided between the center and states based on the GST Council's recommendations. मतलब अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उस ट्रेड के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? इट विल बी लेविड बाय द पार्लियामेंट, इट विल बी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन उसके जो नेट प्रोसीड्स है, जो उसके टैक्स के नेट प्रोसीड्स है, मतलब उस जो कलेक्शन अमाउंट है और जो उस अमाउंट को कलेक्ट करने में पैसा खर्च हुआ है, उसको जब माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? जो नेट प्रोसीड्स है वो मिल जाते हैं, ठीक है. तो वो जो नेट प्रोसीड्स है वो कैसे डिवाइड होंगे? एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ योर जीएसटी काउंसिल, सेंटर और स्टेट्स के बीच में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा. समझ में आई इंटरस्टेट जीएसटी के बारे में आपको? नाउ द रेसिडुअरी टैक्सेशन, जैसे वहां पर हमने देखा था रेसिडुअरी पावर्स इन मेकिंग लॉ. So the power to impose taxes not found in any list is belongs to the parliament. ठीक है, जो भी ये पावर होगी, जो कि एंड की पावर होगी, जिसमें कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो वो किसके हाथ में आएगी पावर? इवेंचुअली पार्लियामेंट के हाथ में आएगी. अब ये देखो, ये बहुत न्यूआंस चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है. इस चीजों से हमारा जो सिस्टम है वो क्या बनता है? इट बिकम्स अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर. यस और नो? मतलब जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर तो है बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट. ये सारी चीजें आपका क्या बनाती है? एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाती हैं. और जब मेंस में आप आंसर्स लिखते हो ना, तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन, इसी तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवाते हैं, ठीक है. जब आप कोई भी आंसर लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तब जाके आपका आंसर जो है वो एनरिच लगेगा, ठीक है. In fact, in prelims as well, there are certain statements which are given, and if you are not able to answer them, so then मतलब उसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो इसी तरीके की होती हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, which of the following statements reflect the quasi federal nature of Indian political structure? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर एक ये चीज दी गई है that the power to impose taxes not found in any list belongs to the parliament. तो अगर आपने इन चीजों को उस तरीके से नहीं पढ़ा है कि भाई ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर आप उस चीज को प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाओगे एंड होपफुली आपका आंसर जो है वो आंसर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है. तो दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. देन वी कम टुवर्ड्स द फाइनेंस कमीशन. आर्टिकल 280 क्या है? एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर, ठीक है. फाइनेंस कमीशन का बहुत मेजर रोल होता है आपके जो टैक्स प्रोसीड्स होते हैं उनके डिवोल्यूशन में बिटवीन योर सेंटर एंड द स्टेट्स, राइट. फंक्शंस क्या है? recommends the distribution of net tax proceeds and the principles for grants and aid. आर्टिकल 275 मतलब जो भी grants and aid हम लोग देने वाले हैं स्टेट्स को, उनके बारे में, प्लस जो भी नेट प्रोसीड्स हैं हमारे टैक्स के, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या पता चलता है? ये हमारा फाइनेंस कमीशन हमें रिकमेंड करके बताता है कि किस तरीके से हमें ये चीजें डिवाइड करके देनी है, ठीक है. अब नेट प्रोसीड्स क्या है? दिस इज द टैक्स रेवेन्यू माइनस कलेक्शन कॉस्ट which must be ascertained and certified by the CAG, Comptroller and Auditor General. इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. whose certificate is what? final. CAG का सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका फाइनल होता है. किस मामले में? नेट प्रोसीड्स के मामले में. नेट प्रोसीड्स क्या है आपकी?
जो भी आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है उसमें से उस कलेक्शन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारी नेट प्रोसीड्स निकल के आ जाती हैं। और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हमारी फाइनेंस कमीशन करती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। नाउ वी कम टू द जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, a joint forum of the center and states which is chaired by your union finance minister। क्या काम करती है इसके? recommends the rates, exemptions and model laws for GST regime, कि भाई किस तरीके के हमें लॉज लेकर आने हैं जीएसटी के, क्या हमारी टैक्सेशन रेट रहेगी, ठीक है, उसके बाद में किन किन चीजों को हमें एग्जेम्प्ट करना है फ्रॉम जीएसटी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सजेस्टेड बाय योर जीएसटी काउंसिल। किसमें है? आर्टिकल 279A के अंदर है। और कौन चेयर करता है? योर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी प्रेजेंटली? मिसेस निर्मला सीतारमण। ठीक है, समझ में आई तीसरी बात? आगे चलते हैं हम लोग। नाउ वी कम टूवर्ड्स द इंटर स्टेट रिलेशंस एंड कोऑपरेशन। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सेंटर स्टेट की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट की, मतलब दो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस जो होते हैं उनका क्या प्रोविजन है। ठीक है, सबसे पहले इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी और आरपीएससी दोनों का ही। तो पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटरस्टेट रिवर्स। The Interstate River Water Dispute Act excludes the Supreme Court's jurisdiction in these particular cases। मतलब पार्लियामेंट जो है वो एडजुडिकेशन दे सकता है इन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक्सक्लूड किया हुआ है इन पर्टिकुलर केसेस से। यहाँ पर मेजर काम किसका होता है? आपके ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स का जो डिसीजन है उसको क्या माना जाता है? फाइनल और बाइंडिंग माना जाता है। बट इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, then the Supreme Court it can interfere, like not on the decision of the tribunal, but if there is a question of law then it can interfere itself। जो कि स्पेशल लीव पिटिशंस नहीं होती है, स्पेशल लीव पिटिशंस होती है, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बस इतना याद रखो दैट द ट्रिब्यूनल्स, उनका जो डिसीजन होता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर, दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इंटरस्टेट काउंसिल्स आर्टिकल 263 कौन एस्टैब्लिश करता है? प्रेसिडेंट एस्टैब्लिशेस इट टू इन्वेस्टिगेट कॉमन इंटरेस्ट एंड कोऑर्डिनेट द पॉलिसीज। ठीक है, जो भी इंटरस्टेट के जो भी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं स्टेट्स के बीच में, और फिर उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, डिवाइस करने के लिए ये पर्टिकुलर काउंसिल जो है वो बनाई जाती हैं। एंड व्हाट इट इज अ परमानेंट काउंसिल and it was set up in 1990 following Sarkaria Commission's advice। Sarkaria Commission ने advice किया था that we should have interstate councils, क्योंकि certain ऐसे subjects होते हैं जिसमें common interest होते हैं states के, और states के बीच में coordination properly नहीं हो पाता है। इस coordination को possible करने के लिए ये particular interstate councils बनाई जाती हैं। ठीक है, now then comes your zonal councils, statutory bodies हैं, ठीक है, established by your State Reorganization Act of 1956 to promote इंटर स्टेट कोऑपरेशन। इंटरस्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जोनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जिससे कि क्या हो सके? स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन जो है वो प्रॉपर्ली बढ़ सके। देन फुल फेथ एंड क्रेडिट आर्टिकल 261 इट प्रोवाइड्स दैट full faith and credit be given throughout India to public acts, records and judicial proceedings of center and every state। ठीक है, बहुत ऑब्वियस बात है कि जो भी सेंटर या स्टेट्स के जो भी पब्लिक एक्ट्स हैं, लॉज हैं, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनके अंदर क्या देना चाहिए आपको? फुल फेथ और क्रेडिट देना चाहिए थ्रू आउट योर इंडिया। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं हम। नाउ वी कम टू द नीति आयोग। नीति आयोग किसकी सक्सेसर है? प्लानिंग कमीशन की। पहले कौन था? प्लानिंग कमीशन थी। 5 ईयर प्लान सुने ना आपने, ठीक है, 2015 टू मूव अवे फ्रॉम अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग। 2015 में स्टैब्लिश किया गया आपका नीति आयोग। ठीक है, क्यों स्टैब्लिश किया गया? वन साइज फिट ऑल अप्रोच को हटाने के लिए। प्लानिंग कमीशन की क्या अप्रोच थी? वन साइज फिट ऑल।
एक उनका पैरामीटर रहता था और उसमें सारी स्टेट्स को फिट कर दिया जाता था, बट सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस चीज को हर सेक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज को डिवाइस करने के लिए, फुलफिल करने के लिए व्हाट वी केम अप विथ नीति आयोग. नीति आयोग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ थिंक टैंक यू कैन से, जो हमारे देश की नीति को प्लान करता है, हमारे देश की जो आगे आने वाले स्टेप्स जो हम लेने वाले हैं उन सब चीजों को क्या करता है, डिवाइस करता है. नाउ it is an example of what? It is an example of cooperative federalism. क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन ही ऐसी है. सबसे पहले इसके चेयरमैन कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, with a governing council composing all the chief ministers and lieutenant governors. ठीक है, जो भी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है यूनियन टेरिटरीज के, उन सबको इसका मेंबर बनाया जाता है. इसका हेड कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? इट इज चेयर्ड बाय योर प्राइम मिनिस्टर. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कि भाई हम एक साथ में, सब स्टेट्स के लोग, सब यूनियन टेरिटरीज के लोग, हम लोग एक साथ में आके कोऑपरेट करके एंड वी विल डिवाइस सम गुड पॉलिसीज फॉर द नेशन. ठीक है, सो दिस इज द मेन एम ऑफ आवर नीति आयोग. ठीक है, it acts as an interface to coordinate with states, ensuring they have the strategic and technical advice needed to participate in national development. ठीक है, ताकि हमारी जो स्टेट्स हैं उनसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो कि क्या है आपका स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट एज वेल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल, और उन दोनों के ऊपर हम लोग एडवाइस ले पाए एंड वी कैन ब्रिंग गुड पॉलिसीज फॉर डेवलपिंग आवर नेशन. So this is all about your Niti Ayog, and Niti Ayog is an example of what? Niti Ayog is your example of cooperative federalism. Yes or no? समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को? So this is all about your what? This is all about your यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस भी हमने आज कवर कर दिया है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आई होंगी एंड यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगता है बट दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ से जो है ना आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनते रहते हैं. ठीक है, अभी हम एक बार इसमें देख लेते हैं हमारा एक PYQ. Yes, let us see the PYQ. 2024 का क्वेश्चन है. Which of the following is a matter of on which the Finance Commission notified by the Ministry of Finance on 31st December 2023 shall not make its recommendation? क्वेश्चन का बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या आ गया है, रॉकेट साइंस, बट क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करके देखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करके देखेंगे. The distribution between union and states of net proceeds of taxes which are to be made divided between them under chapter 1 part 12 of the constitution. ये तो मेजर काम है ही है फाइनेंस कमीशन का. The principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India, ये अभी हमने पढ़ा ही है, तो ये भी है पार्ट. The measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities. चलो इसको भी हम लोग we can consider, right? आगे चलते हैं. Review the present arrangements on financing climate management initiatives. On financing what? Your climate management initiatives. So this is a work which is not supposedly a matter of your finance commission. यहाँ पर finance commission की recommendation as such is not what? Is not given. ठीक है, तो हमारा correct option क्या होगा? Option number 4. That is review the present arrangement on financing climate management initiatives. ठीक है, so this is not something which is related to your finance commission's recommendations. ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. रेजिडुअरी पावर्स किसके पास में होती है? हमारी पार्लियामेंट के पास में होती हैं. आगे चलते हैं. नाउ वी नीड टू मैच द आर्टिकल्स विद द प्रोविजंस. आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 253 है, आर्टिकल 262 है और आर्टिकल 312 है. तो आर्टिकल 249 जो है वो क्या कहता है हमारे? दैट इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन व्हाट? ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स
इन द व्हाट नेशनल इंटरेस्ट। और जब राज्यसभा कोई भी रेजोल्यूशन पास कर देती है तो हम लोग 249 को किससे मैच करेंगे? नंबर 2 से। तो ए का क्या है? ए का 2 है। ए का 2 है तो 1 ये काट देंगे, ये काट देंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 253। हमने कल आर्टिकल 253 पढ़ा था, दैट इट एम्पावर्स whom? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट टू मेक व्हाट? टू मेक लॉज implementing the international treaties, agreements, yes or no? For implementation of international treaties, agreements, etc. तो आर्टिकल 253 का क्या है? ऑप्शन नंबर 1। तो बी का क्या है? बी का 1 है। बी का यहाँ 3 है, इसको कट कर दो, करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। देन आर्टिकल 262, ठीक है। आर्टिकल 262 क्या है? आपके वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करता है, यस और नो? तो भी एडजुडिकेशन ऑफ योर वाटर डिस्प्यूट्स। तो सी का क्या है? आपका 3 है। and D 312, it talks about your all India services. So your correct option will be option number A, that is 2134. लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। Which of the following best reflects the cooperative federalism in India? अभी हमने जस्ट देखा, what is that body? It is the नीति आयोग। The नीति आयोग, it best reflects the what? The concept of cooperative federalism. Cooperative federalism क्या होता है? मतलब जब सेंटर और स्टेट एक साथ में कोऑपरेट करके चलती हैं और अपनी पॉलिसीज और लॉ फॉर्मेशन करती हैं। इसी का ऑपोजिट क्या होता है? एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है? जब द सेंटर एंड स्टेट, उनका क्या होता है? ऑपोजिट नोशन होता है ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। when the center is going in this direction and the state is going in this direction, okay, and they are in cut to cut competition with each other for each and everything, so that is what your competitive federalism, ठीक है। मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है ये? मोस्टली कन्वेंशन से जब हम देखें तो कहाँ देखने को मिलता है? जहां पर सेंटर में जो पार्टी है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है, उसकी ऑपोजिट या उससे डिफरेंट पार्टी है आपकी स्टेट के अंदर, और जहां पर डबल इंजन की सरकार होती है वहां पर आपको मोस्टली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है। क्यों होता है ये? क्योंकि देखो पार्टी की जो थॉट प्रोसेस होता है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो तो सेम होती है। तो अगर सेम आइडियोलॉजी आपके सेंटर में भी और आपके स्टेट्स में भी है तो उसमें क्या होता है ना कि कोऑपरेशन अपने आप आ जाता है। बट सेंटर में कोई और आइडियोलॉजी है और स्टेट में कोई और आइडियोलॉजी है, तो आइडियोलॉजी में क्लैशेस होते हैं, तो उसी तरीके से आपके पॉलिसीज और लॉज में भी क्लैशेस आ जाते हैं, जिससे क्या होता है फिर कट थ्रोट कंपटीशन चलता है सेंटर और स्टेट के अंदर, एंड व्हिच लीड्स टुवर्ड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ओके, सो नाउ इन कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी दैट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों में से कौन से बेटर है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगेन टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी कवरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो होती है हमारी 72nd और 73rd अमेंडमेंट, तो उसको हम कवर करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। एंड टिल देन एवरीवन अच्छे से पढ़ो, नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। एंड कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। ऑल्सो इफ यू वांट, अगर आपको एक जगह के ऊपर सब चीजें चाहिए तो आप हमारा RS ओनली का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको PDF मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, और उसके साथ में कुछ सप्लीमेंटेड क्विज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो उनको अब हम लोग अपडेट कर रहे हैं, उनको हमने ऑलमोस्ट अपडेट कर दिया है, सो यू पीपल कैन जस्ट गो एंड अटेम्प्ट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।